नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही जरूरतमंदों की हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है। कोविड-19 से संबंधित मंत्री समूह ने लोगों की कठिनाइयां कम करने के उपायों और उन्हें राहत प्रदान करने में मंत्रालयों की भूमिका के बारे में विचार किया। सरकार ने भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण की संभावनाओं को रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा की। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र के नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, जमीनी स्तर पर कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम के तहत 23 राज्यों के 45 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। और भारतीय रेल ने लॉकडाउन के दौरान 40,20,000 टन अनाज देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यों की सराहना की है। श्री मोदी ने जरूरत के समय देश के लिए 24 घंटे काम करने वालों को देश का गौरव कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेल पर उन्हें गर्व है, क्योंकि संकट के इस काल में वो लगातार लोगों की सहायता कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इस समय एकजुट होकर कोविड-19 से लड़ रहा है और मानवता इस महामारी से जरूर विजय प्राप्त करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से संबंधित मंत्री समूह से बातचीत की है। बैठक में लोगों की कठिनाइयां कम करने और उन्हें राहत प्रदान करने में मंत्रियों की भूमिका के बारे में विचार किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी में सीमित गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी दिशा निर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपायों की सराहना की गई। मंत्री समूह की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, पीयूष गोयल, संतोष गंगवार, स्मृति ईरानी और रामविलास पासवान ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति की समीक्षा की है। नीति के नए प्रावधानों का उद्देश्य भारतीय कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की संभावनाओं को रोकना है। नए नियमों में कहा गया है कि भारतीय सीमा से सटे देश के नागरिक देश में केवल सरकार की अनुमति से ही निवेश कर सकते हैं। ये नीति उन कंपनियों पर भी लागू होगी जिनके मालिक इन देश के नागरिक हैं या ये कंपनियां इन देशों में स्थित हैं। पाकिस्तान स्थित कंपनियों या पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनियों को किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। देश में रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश प्रतिबंधित है। नई नीति में ये स्पष्ट किया गया है कि इन देशों से आने वाली एफडीआई के कारण भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तांतरण और किसी परिवर्तन के लिए भी सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। कांग्रेस ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि इस फैसले से किसी भी भारतीय कंपनी के अधिग्रहण की प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। इस बीच कांग्रेस ने कोविड-19 के मुद्दे पर पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक परामर्श समूह का गठन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गठित इस समूह में 11 सदस्य हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के संदर्भ में श्रमिकों से मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। राज्य सरकारों के श्रम विभागों को इन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा,
हमारे मंत्रालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है और देश के 20 हिस्से करके 20 स्थानों पर एक हमने श्रम विभाग के लोगों को इसका इंचार्ज बनाया है और मजदूर की समस्या 24 घंटे और पूरे 7 दिन हम लोग देखेंगे और जो संभव इसमें सहयोग है वो किया जाएगा। सभी से आग्रह किया गया है कि वो किसी मजदूर को नौकरी से न निकालें, काम करे या न करे उन्हें उसका वेतन मिले। देश में पिछले 24 घंटों में 991 लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 14,378 हो गई। इनमें से 1,992 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 480 लोगों की मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश में संक्रमण से मृत्यु की दर लगभग 3.3% है। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पुदुचेरी में माहे और कर्नाटक में कोडागू में पिछले 28 दिन में संक्रमण का कोई मरीज सामने नहीं आया। 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र और राज्यों ने नागरिकों की समस्याएं दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। सभी राज्यों ने जिला और राज्य स्तर पर आपात केंद्र शुरू किए हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या जीपीएस की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांगजनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। श्रम मंत्रालय ने मजदूरों की शिकायतें दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबरों से नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। ये नंबर हैं 1930 और 1944। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन नंबर 112 भी काम कर रहा है। इस नंबर पर कॉल करके पुलिस, अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस सेवाएं हासिल की जा सकती हैं। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे जिन विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि समाप्त हो गई है या समाप्त होने वाली है, उनका ऑनलाइन आवेदन मिलने पर वीजा की अवधि 3 मई तक बढ़ाई जाएगी। भारत में फंसे विदेशी नागरिक यदि अनुरोध करेंगे तो वीजा की अवधि बिना किसी जुर्माने के 17 मई तक भी बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जूता उद्योग को कोविड-19 महामारी का फैलाव रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जूता उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सरकार पिछले 10 दिनों में छोटे उद्योगों को 5,204 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। ये राशि आयकर विभाग के रिफंड के तौर पर वापस की। इससे इस उद्योग को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने उद्योग से आयात का विकल्प और निर्यात की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। भारतीय रेल पूर्णबंदी के दौरान अपनी सेवाओं के माध्यम से अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। दैनिक आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेल ने कल 3,600 बोगियों के जरिए अनाज पहुंचाया। एक रिपोर्ट। दिशा निर्देशों के अनुसार खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि संचालन, कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियां या राज्य द्वारा अधिसूचित मंडियां शामिल हैं। इसके अलावा किसानों के समूह, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारिता को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। इसके अलावा मशीनरी से जुड़े स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत आदि से जुड़ी दुकानें भी 20 अप्रैल से खुली रहेंगी। एग्रीकल्चर मशीनरी, कीटनाशकों और बीज की खुदरा बिक्री की अनुमति भी होगी। इसके अलावा बागवानी उपकरणों एवं कटाई और बुआई से संबंधित मशीनों के राज्य के अंदर आवागमन की अनुमति दी गई है। मछली पकड़ने और जलीय कृषि उद्योग के संचालन की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा पशुपालन फार्मों और गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लाइफलाइन उड़ान के जरिए विभिन्न उड़ानों के जरिए पूर्णबंदी के दौरान 463 टन अनिवार्य वस्तुएं वितरित की गईं। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा संचालित इन उड़ानों से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में अनिवार्य औषधियां भेजी गईं। लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और प्राइवेट विमानन कंपनियों द्वारा 274 उड़ानें संचालित की गईं। सरकार ने देश भर में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पूरे डाक तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यों के मुख्य महाडाकपालों और डाक विभाग के मुख्य महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में ये निर्देश दिए। श्री प्रसाद ने सबसे निचले तबके और जरूरतमंद लोगों तक खाद्य वस्तुएं तत्काल पहुंचाने के तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारतीय डाक के कर्मचारियों ने देश भर में खाद्य वस्तुओं के 1 लाख पैकेट प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों को बांटे हैं। डाक विभाग देश के दूर दराज के क्षेत्रों में लाखों लोगों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डाक विभाग ने कोरोना महामारी से संघर्ष के दौरान सेवारत ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। विभाग ने कहा है कि इस बारे में जारी दिशा निर्देश तत्काल प्रभावी हो गए हैं। केंद्र सरकार ने एक वीडियो पर आधारित फर्जी खबर का खंडन किया है। वीडियो में दावा किया गया है कि कोविड-19 के बहाने से एक समुदाय के लोगों को जबरन संगरोध केंद्रों में ले जाया जा रहा है, जिसे हिरासत शिविर बताया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों को ही संगरोध केंद्र में रखा जाता है और इस दौरान लोगों के धर्म पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों से आग्रह किया गया है कि मनगढ़ंत वीडियो और अफवाहों पर ध्यान न दें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। हिंदुस्तान को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा और इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। कोविड-19 से खुद को बचाएं, घर पर ही रहें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही जरूरतमंदों की हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है। कोविड-19 से संबंधित मंत्री समूह ने लोगों की कठिनाइयां कम करने के उपायों और उन्हें राहत प्रदान करने में मंत्रालयों की भूमिका के बारे में विचार किया। सरकार ने भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण की संभावनाओं को रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा की। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से श्रमिकों की समस्याओं के समाधान करने के लिए केंद्र के नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, जमीनी स्तर पर कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आए। 23 राज्यों के 45 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। और भारतीय रेल ने लॉकडाउन के दौरान 40,20,000 टन अनाज देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों से रमजान के महीने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्हें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह दी गई है। रमजान का महीना 25 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। राज्य के सहारनपुर जिले में दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर अब्दुल कासिम नोमानी ने इस संबंध में परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की भीड़ से बचना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में दारुल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि रमजान और तरावीह के बारे में बहुत जल्द विस्तृत फतवा जारी किया जाएगा।
जिस तरीके से कोविड-19 रोज अफजू है और अपने पांव फैला रहा है, ये बिला शुबह तशवीश की बात है और इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जरूरी है और जरूरी ये भी है कि महकमा सेहत की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल किया जाए। खास तौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए, बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। रमजान शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, इसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि तरावी में जो महकमा सेहत की गाइडलाइन है उससे सिवा अफराद न हो। सोशल डिस्टेंसिंग का उसूल अपनाना और इसको इख्तियार करना अगर जरूरी है तो वो किया ही जाना चाहिए। बिहार में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 50% से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत 13.62% से बहुत अधिक है। राज्य में कोविड-19 के 42 रोगी पूरी तरह ठीक हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में कोविड-19 से अब तक 2 रोगियों की मृत्यु हुई है। राज्य के 38 जिलों में से 25 में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य के 8,000 से अधिक गांव में घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है। 12,26,000 से अधिक घरों का अब तक सर्वेक्षण किया जा चुका है। आशा और हेल्थ कार्यकर्ता 24 अप्रैल तक सर्वेक्षण कार्य करेंगे। इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार को आज 6,240 रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध करा दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोविड-19 के रोगियों की सेवा करते हुए वायरस से मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। श्री केजरीवाल ने बताया कि मुआवजे की राशि चिकित्सा कर्मियों, पुलिसकर्मियों, शिक्षकों, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी प्रकार के कर्मचारियों के परिवारों को दी जाएगी। श्री केजरीवाल ने जहांगीरपुर में कंटेनमेंट क्षेत्र में एक परिवार के 26 सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कंटेनमेंट इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित दूरी का कड़ाई से पालन करें और अपने घरों से न निकलें। हरियाणा का सिरसा जिला कोविड-19 से मुक्त हो गया है। जिले की रूरी गांव की महिलाओं की दूसरी जांच के बाद नकारात्मक रिपोर्ट आने की पुष्टि के बाद हुई है। ये महिलाएं तबलीगी जमात में शामिल लोगों के संपर्क में आई थीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 से मुक्त करने के लिए सतर्क है। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। एक रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में 2 ताजा मामले सामने आए हैं, जबकि चंबा और ऊना जिले से एक-एक है। हमीरपुर जिले में पाए गए 2 नए कोविड-19 पॉजिटिव मामलों को देखते हुए जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही अब जिले में कर्फ्यू के दौरान कोई ढील नहीं दी जाएगी। लोगों से कहा गया है कि वो घरों में ही रहें और उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें घरों में ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीच राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में टेलीमेडिसिन फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। अब लोगों को घर बैठे ही विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राप्त होंगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। छत्तीसगढ़ में पूर्णबंदी के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ में काम कर रहे दूसरे प्रदेशों के अनेक श्रमिक अपने गृह राज्य नहीं लौट पाए। ऐसे श्रमिकों को राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए राहत शिविरों में ठहराया गया है। सरकार द्वारा उन्हें और उनके परिवार को न सिर्फ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि उनके मनोरंजन का भी प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। सिक्किम में प्रत्येक विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के लिए आज मुख्य सचिव एससी गुप्ता की अध्यक्षता में कोविड-19 राज्य कार्यदल की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुरूप भावी कार्रवाई पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रैपिड टेस्ट किट की आपूर्ति शीघ्र की जाए। उन्होंने एसटीएनएम अस्पताल में 15 मई तक वायरल प्रयोगशाला पूरी करने का निर्देश दिया है। असम में कोविड-19 से संक्रमित 12 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब तक 21 लोग संक्रमित हैं। अगले 2 से 3 दिनों में और मरीजों को भी अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।
वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि अगले सप्ताह राज्य में रैंडम जांच होने की संभावना है। असम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नमक की कोई कमी नहीं है। असम पुलिस ने लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राज्य में नमक सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज 2 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 3 हो गई है। तीनों संक्रमित व्यक्ति पोर्ट ब्लेयर के हैं और एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पूर्णबंदी में आयुष की महत्ता के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गर्म पानी पीना चाहिए और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि आयुष एक व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। तो आकाशवाणी न्यूज रूम श्रीनगर ने डॉक्टर मोहन सिंह, निदेशक आयुष, जम्मू कश्मीर से बात की। तुलसी के 10 पत्ते, अदरक का 1/4 पीस, मुनक्का जिसको कि अफगानी किशमिश कहते हैं उसके 3 दाने, दालचीनी 1 ग्राम, काली मिर्च के 3 दाने, ये मिला के इसको भी 250 मिलीग्राम ml पानी में उबाल के जब ल्यूकवार्म पानी हो जाए तो सुबह शाम आपने इसको लेना है। हमने दूध में आधा चम्मच हल्दी का डाल के सुबह शाम लेना है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से समुचित सावधानी बरतने की अपील की। देश भर में अनाज की उपलब्धता के लिए किए गए उपायों पर खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान की टिप्पणी पर श्री मोदी ने ट्वीट किया है कि हम सब मिलकर कोविड-19 महामारी को निश्चित रूप से हराएंगे। इससे पहले श्री पासवान ने कहा था कि भारतीय खाद्य निगम ने कल रेलवे के 71 रैक के जरिए 1,99,000 मीट्रिक टन अनाज का लदान किया और 64 रैक से 1,80,000 मीट्रिक टन अनाज उतारा। पूर्णबंदी के दौरान देश भर के लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जामनगर निवासी जमीला अब्बास ने लॉकडाउन के दौरान उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त सिलेंडर मिलने पर खुशी प्रकट की। मेरा नाम जमीला अब्बास मकरानी है। उज्ज्वल योजना तरफ से हमको 3 बाटले फ्री में दिए जाएंगे। 1 बाटला हमको फ्री में मिल गया और हमारे खाते में 740 रुपये जमा हो गए। लॉकडाउन के हिसाबे हमको फ्री में बाटला मिला तो हमको बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड निवासी शिवानी ने बताया, मेरा नाम शिवानी है। उधम सिंह नगर रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप से बोल रही हूँ। उज्ज्वला योजना है, इसके तहत हम सभी गरीब लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा है और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार के। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यबल ने विभिन्न देशों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के बारे में आंकड़ों की समीक्षा की है। उपलब्ध प्रमाण के आधार पर कोविड-19 के लिए जांच की रणनीति में संशोधन किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आईसीएमआर ने कहा है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट महामारी विज्ञान के अध्ययन और निगरानी के लिहाज से उपयोगी है और इसका परीक्षण सख्त चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत ही किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोरोना वायरस के निदान के लिए रियल टाइम पीसीआर आधारित मॉलिक्यूलर टेस्ट ही सबसे अहम टेस्ट है, जिसका उद्देश्य इस वायरस का जल्द से जल्द पता लगाना है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट रियल टाइम पीसीआर टेस्ट को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने सोमवार से चिकित्सकीय आवश्यकता वाले सभी रोगियों को टेली परामर्श प्रदान करने का निर्णय लिया है। एम्स गैर कोरोना रोगियों को टेली परामर्श प्रदान कर रहा है जिन्होंने उपचार के लिए पहले ही पंजीकरण कराया हुआ है। इस चिकित्सकीय सुविधा के लिए सभी मरीज इस महीने की 20 तारीख से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और फोन पर चिकित्सा सलाह ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कैडिला दवा कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के इलाज के लिए दवा का परीक्षण कर रही है। इस संबंध में संस्थान के निदेशक डॉक्टर सलमान सिंह ने बताया, एक दवाई है जो कैडिला ने बनाई थी और ये बैक्टीरिया है जो एम्स दिल्ली में 70s में खोज हुई थी जिसकी, और उसको बाद में पता चला कि ये लेप्रोसी के पेशेंट्स में
काफी फायदेमंद होता है। तो हम लोगों को लगा कि ये कोविड में भी क्यों ना ट्राई की जाए। और एक 3 तरह के मरीज होंगे, जिसमें से एक तो बहुत सीवियर क्रिटिकल जो हो जाते हैं जिनको, तो उस ग्रुप में देंगे। और दूसरा ग्रुप हम इसमें लेंगे कि मरीज क्रिटिकल नहीं है लेकिन उसको कोविड है, मीन्स कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है। तो जब तक वो नेगेटिव नहीं आता तब तक हम आइसोलेशन से उसको छुट्टी नहीं करते हैं। अपने ऐसे मरीजों में भी हम ये इसका दवाई देंगे, इसको इंजेक्शन देंगे और उसमें देखेंगे कितनी जल्दी उनमें नेगेटिव हो जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने त्रिवेंद्रम के श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कम लागत वाली परीक्षण किट विकसित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये किट जांच का परिणाम मात्र 2 घंटे में सामने ला सकती है। इस किट से एक बार में 30 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है और हर रोज बड़ी संख्या में नमूनों की जांच की जा सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि सरकार कोविड अस्पताल खोल रही है, जिनमें संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारत ने तैयारी तो जनवरी से ही शुरू कर दी थी और अभी भी तैयारी चली हुई है और उस तैयारी से कई चीजें हुई हैं। लैब्स बढ़ के अब 200 से ज्यादा हो गई हैं और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे मेडिकल कॉलेजेस भी ऑन बोर्ड आ जाए तो उसमें एकदम लैब्स जो ये टेस्ट कर सकती हैं वो बढ़ जाएंगी। हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, स्पेशली कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, क्योंकि ये भी देखा गया है बाहर के एक्सपीरियंस से कि कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर इन्फेक्शन और पेशेंट में फैल जाता है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, डॉक्टरों की ट्रेनिंग की गई है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की गई है और हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेड्स बड़े, वेंटिलेटर्स मिलें और ऑक्सीजन जो है वो हर जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से अवेलेबल हो जिससे ऑक्सीजन की कमी किसी पेशेंट को ना लगे। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया है कि सुरक्षित दूरी से न केवल कोरोना वायरस से बचाव होगा बल्कि फ्लू और अन्य बीमारियां फैलाने वाले वायरस के लिए भी ये बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में आपको हैंड हाइजीन रखनी है, आपको क्लीनलीनेस रखनी है, हाथ धोना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग 1 मीटर या ज्यादा का मेंटेन करेंगे वो करना है। खांसना और छींकना दूसरे के ऊपर नहीं है, उन्हीं के ऊपर छींके, टिश्यू के ऊपर छींके, रुमाल के ऊपर छींके। वो सब पॉलिसीज जो थी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के साथ साथ लॉकडाउन ने बहुत हद तक इसको कंटेन करने में बहुत फायदा करा है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के आज कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक रजनीश कौशिक भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता 1800-115767 और 01123314444 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक 14,378 में से 1,992 व्यक्तियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जो कि 13.85% है। 25 मार्च को पूर्णबंदी की घोषणा के समय 7% मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि एक सप्ताह के दौरान ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या में 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लघु और मध्यम व्यवसायियों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही जरूरतमंदों की हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है। कोविड-19 से संबंधित मंत्री समूह ने लोगों की कठिनाइयां कम करने के उपायों और उन्हें राहत प्रदान करने में मंत्रालयों की भूमिका के बारे में विचार किया। सरकार ने भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण की संभावनाओं को रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा की। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र के नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, जमीनी स्तर पर कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आए। 23 राज्यों के 45 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। और भारतीय रेल ने लॉकडाउन के दौरान 40,20,000 टन अनाज देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।